नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं और आज मैं बात करूंगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2024 को अपनी बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत 12 मीटर न्यूनतम चौड़ाई वाली सड़कों पर और 300 मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर बहु आवासीय इकाइयां या जिनको कह सकते हैं कि फ्लैट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसी के क्रम में दोस्तों एलडीए ने 15 जुलाई 2024 को 2 दिन पहले एक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दी है। इस विज्ञप्ति में इस मद में जो बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत किया जाने का निर्णय लिया गया है उसके बारे में जन सामान्य से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। मैं ये आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और आपत्ति सुझाव देने से पूर्व किन किन बातों पर आप निर्णय ले सकते हैं, किन किन बातों पर विचार करके आप आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है लखनऊ विकास प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना। प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 5 जुलाई 2024 के मद संख्या 06 पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण की समस्त आवासीय योजनाओं में 12 मीटर एवं इससे अधिक चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों पर बहु आवासीय इकाइयां अनुमन्य किए जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित हैं। केवल उन्हीं आपत्ति और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराए जाएंगे। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्ति और सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं कि बहु आवासीय इकाइयों का मतलब क्या है और इससे जो बिल्डर हैं या जो हमारे एंड यूजर हैं जिनको फ्लैट खरीदने हैं या फ्लैट लेने हैं तो उनको क्या सुविधा मिल सकती है, इसमें क्या नियम है, बिल्डिंग बायलॉज में इसका क्या उल्लेख किया। दोस्तों, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज की बुकलेट आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। इसके अध्याय संख्या 26, ये इसका चैप्टर 26 है। इसमें बहु आवासीय इकाइयों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर पूर्व में कई विकास प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत अपनी योजनाओं के अंतर्गत बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत करते रहे हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब ये निर्णय लिया है कि वो अपनी योजनाओं के अंतर्गत भी ये इस तरह की बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत करेगा। तो इसमें नियम इस तरह हैं जो इस बिल्डिंग बायलॉज में उल्लिखित किए गए हैं कि सामान्य अपेक्षाओं में अगर देखें, इसमें लिखा हुआ कि शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित अनुमोदित योजनाओं लेआउट प्लान्स के अंतर्गत बहु आवासीय इकाइयों की अनुमति लेआउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहां बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण संभव है अथवा जहां विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्राधिकरण अपनी जिन योजनाओं के अंतर्गत ये बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत करेगा उन योजनाओं का जो घनत्व है वो तय है पहले से, क्योंकि एक आवासीय इकाई पर जैसे अभी सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के हिसाब से एकल आवासीय भवन के हिसाब से उसका लेआउट स्वीकृत है। तो एक भवन में 5 लोगों की संख्या मानी जाती है, तो इस तरह उसका घनत्व निर्धारित हो जाता है, टोटल कितने प्लॉट्स हैं या कितने भवन हैं। अब उन प्लॉट्स पे आप एक से अधिक इकाइयां, अधिकतम 20 इकाइयां तक स्वीकृत की जा सकती हैं 2000 वर्ग मीटर के अधिकतम भूखंड पर बहु आवासीय इकाइयों के नियम के अंतर्गत। तो 20 आवासीय इकाइयां उस जगह भी आप स्वीकृत कर सकते हो 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर जहां पर पहले केवल एक आवासीय यूनिट स्वीकृत हो सकती थी, मतलब 5 लोगों का घनत्व वहां पर हो सकता था जनसंख्या का। वहां पर अगर 2000 वर्ग मीटर का भूखंड है तो 20 इकाइयां स्वीकृत हो सकती हैं। 300 वर्ग मीटर के भूखंड पर 3 इकाइयां स्वीकृत हो सकती हैं। प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर एक अतिरिक्त इकाई स्वीकृत हो सकती है। तो इस तरह जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा, इस बढ़े हुए घनत्व के लिए क्या वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, रोड, सीवर, सड़क, पानी, बिजली,
ये इस स्तर की हैं, उसके मानक ऐसे हैं कि बढ़े हुए घनत्व को भी समायोजित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह विकास प्राधिकरण इस बढ़े हुए घनत्व के लिए इन अवस्थापना सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं उन सुविधाओं के संवर्धन या सुदृढ़ीकरण के लिए अगर वो सुनिश्चित कर लेता है कि मैं कर लूंगा, या पहले से वो अवस्थापना सुविधाएं इस लायक हैं कि बढ़े हुए घनत्व को सहन करने के लिए उनकी क्षमता है, तभी प्राधिकरण बोर्ड उन योजनाओं में बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत करेगा। यह पहली शर्त है। न्यूनतम भूखंड के मानक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने तय ही कर दिए हैं। उसके बाद पहुंच मार्ग की जहां तक बात है तो एलडी ने इसको 12 मीटर रखा है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर ये बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत नहीं की जाएंगी। अब बात आ रही कि एक आवासीय इकाई का क्षेत्रफल कितना होगा और इकाइयों की संख्या कितनी होगी भूखंड पर। तो दोस्तों, एक आवासीय इकाई का न्यूनतम क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर रखा गया है तथा आवासीय भूखंड में अधिकतम 20 इकाइयां ही स्वीकृत की जा सकती हैं भूखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर प्रत्येक तल पर एक ही आवासीय इकाई या एक ही फ्लैट स्वीकृत किया जाएगा तथा इसके पश्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर बढ़े हुए भूखंड क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई अनुमन्य की जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि 300 वर्ग मीटर पर 3 आवासीय इकाइयां, प्रत्येक 100 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल बढ़ने पर, मतलब अगर 300 से बढ़कर 400 हो गया तो एक अतिरिक्त इकाई मिल जाएगी। 400 से 500 हो गया तो एक और अतिरिक्त इकाई मिल जाएगी। इसी तरह 2000 तक होते हुए ये अधिकतम 20 इकाइयां ही स्वीकृत की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि भवन की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। भवन की अधिकतम ऊंचाई स्टिल्ट फ्लोर सहित 15 मीटर होगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में स्टिल्ट एवं 3 मंजिलों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में स्टिल्ट एवं 4 मंजिलों का निर्माण ही अनुमन्य होगा। अब बात करते हैं कि सेटबैक के बारे में क्या लिखा हुआ है और एफआईआर के बारे में क्या लिखा हुआ है इस बिल्डिंग बायलॉज में। इसमें 300 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में फ्रंट सेटबैक 4.5 मीटर, रियर सेटबैक 4.5 मीटर और वन साइड सेटबैक 3 मीटर रखा जाएगा। इसी तरह अगर डिटैच्ड भवन है, मतलब चारों तरफ उसके सेटबैक है, इस श्रेणी का भवन है, 500 वर्ग मीटर तक से बड़े भूखंडों में चारों तरफ सेटबैक छोड़े जाने अनिवार्य होते हैं। तो 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में फ्रंट सेटबैक 6 मीटर, रियर सेटबैक 6 मीटर, वन साइड सेटबैक 3 मीटर और अदर साइड सेटबैक 1.5 मीटर इस तरह रखने का प्राविधान है। 1000 से 1500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 9 मीटर फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक 6 मीटर, साइड 1 4.5 मीटर, साइड 2 3 मीटर और 1500 से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में फ्रंट सेटबैक 9 मीटर, रियर सेटबैक 9 मीटर और दोनों साइड में 6-6 मीटर के सेटबैक छोड़े जाना अनिवार्य हैं। अब बात करते हैं एफआईआर की। तो जैसे आपको पता है कि इसमें जो ग्राउंड कवरेज है ये 300 से 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 50% रहेगा और एफआईआर 1.5 रहेगा। इसी तरह 500 से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में ग्राउंड कवरेज 45% रहेगा और एफआईआर 1.25 रखा जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था इसमें स्टेट में किया जाना अनिवार्य है और इसमें प्रत्येक आवासीय इकाई के क्षेत्रफल के अनुसार ईसीएस या समान कार स्पेस पार्किंग के रूप में छोड़ा जाना अनिवार्य है। अगर 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय इकाई का क्षेत्रफल है, फ्लैट का क्षेत्रफल है, तो एक ईसीएस आपको छोड़ना पड़ेगा। 100 से 150 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए अगर उसका यूनिट का क्षेत्रफल है तो आपको 1.25 ईसीएस छोड़ना पड़ेगा। 150 से अधिक क्षेत्रफल अगर आपके फ्लैट का है तो आपको 1.5 ईसीएस पार्किंग के लिए छोड़ना पड़ेगा स्पेस। सर्कुलेशन के लिए ईसीएस के मानक इस तरह हैं कि अगर ओपन में पार्किंग कर रहे हैं तो 23 वर्ग मीटर आपको ईसीएस का क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। कवर्ड में पार्किंग है तो 28 मीटर रखना पड़ेगा और अगर बेसमेंट में पार्किंग है तो 32 मीटर आपको प्रत्येक ईसीएस का सर्कुलेशन एरिया से पार्किंग के लिए स्पेस रखना पड़ेगा। कुछ और अन्य अपेक्षाएं भी रखी गई हैं। इसमें जो भूखंडी विकास के अंतर्गत आवासीय बहु इकाइयां स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, इसमें भूखंड के क्षेत्रफल पर प्रचलित दर से बाह्य विकास शुल्क लिए जाने का प्रावधान भी है और प्रत्येक आवासीय इकाई पर लखनऊ ने जो तय किया है 1.17 लाख 1,17,000 रुपए अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त रूप से शुल्क भी देना पड़ेगा। यहां पर यह भी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर भूखंड का मूल रूप से क्षेत्रफल लेआउट में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक है तभी उस पर ये इकाइयां स्वीकृत की जाएंगी। किन्हीं दो भूखंडों को एमलगेट करके या समेकित करके उस पर भूखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर या अधिक करने की अगर प्रक्रिया की गई है तो किसी भी आमिलित भूखंडों पर ये बहु आवासीय इकाइयां स्वीकृत नहीं की जाएंगी।
जिस भी योजना में ये बहुआवासीय इकाइयां स्वीकृत की जा रही हैं, उस योजना का मास्टर प्लान में जो घनत्व का स्तर है, उस घनत्व के स्तर के अंतर्गत ये स्वीकृतियां मिलती हैं तब तो ठीक है। अगर घनत्व बढ़ता है तो प्राधिकरण बोर्ड अगर बढ़े हुए घनत्व के लिए स्वीकृति प्रदान करता है, तभी इस तरह बहुआवासीय इकाइयां उस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी। भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और भवन की ऊंचाई वैसे तो निर्धारित है कि स्टील प्लस 4 मंजिल से अधिक या 15 मीटर से अधिक नहीं रखी जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई एयर फर्लिन जोन या कोई और स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हैं तो उनका पालन भी आपको करना पड़ेगा ऊंचाई के लिए। फायर सेफ्टी के लिए जो अग्नि सुरक्षा के मानक हैं, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा और मानकों का पालन करना पड़ेगा। बाकी जो बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान है उसके अनुसार इसमें अन्य अपेक्षाएं सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अगर किसी भूखंड पर 4 या उससे अधिक आवासीय इकाइयां निर्मित की जाती हैं तो वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट से आच्छादित होगा। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सारे जो प्रावधान है वो उस पर लागू किए जाएंगे, लागू हो जाएंगे। और साथ ही अगर भूखंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है अथवा उस पर 8 से अधिक आवासीय इकाइयां बनाई जा सकती हैं, बनाई जा रही हैं, तब आपको यूपी रेरा में भी उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव भी अपने बोर्ड से पास कराया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा पूरे लखनऊ जिले में हो जाएगी, जिसमें जो कैंट का क्षेत्र है या लीडा से प्रभावित गांव जो हैं उनको छोड़कर बाकी सारे गांव लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल कर लिए जाएंगे। तो ये गांव अगर शामिल कर लिए जाते हैं तो ये जो विस्तारित क्षेत्र होने वाला है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी सीमा के अंतर्गत शामिल करेगा, इस विस्तारित क्षेत्र को जब तक शामिल नहीं किया जा रहा है तब तक इसमें जिला पंचायत के नियम लागू होंगे। तो उन नियमों का अधिकतम जो बिल्डर्स हैं या हमारे जो उपभोक्ता हैं वो कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं इस समय में जब ये ट्रांसफर की स्थिति चल रही है, जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला पंचायत के वो सारे गांव नहीं शामिल हो जाते हैं, तब तक इनका क्या अधिकतम इष्टतम उपयोग किया जा सकता है।